हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो है हर जगह भारत में देखा गया कि कहीं ना कहीं छोटे-छोटे ऐसे छोटे-छोटे दंगे होते जा रहे थे देश में। तो उन्होंने एक ऐसी संस्था का गठन किया जहाँ पे भारतीय अपने बात को रख सके और ये जो दंगे हो रहे थे इनसे भी ब्रिटिशर्स बच सके। तो इसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम भी कहा जाता है और ये स्कॉटलैंड के थे। तो इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। और इसके स्थान की बात करें तो ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ये जब कांग्रेस का जो गठन हुआ था तब कहाँ पे हुआ था? ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन जो है उस समय भारत के वायसराय थे। और जब ये संस्था बनी थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका एओ ह्यूम ने नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये एशिया के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जो है ब्रिटिश संसद में चुना गया था। तो ये जो है एशिया के पहले व्यक्ति थे। तो ये भी याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी से। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जब गठन हुआ था। तो ये 1885 की यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हैं और इसमें टोटल 72 जो है कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। तो केवल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ तक कि पीसीएस तक के एग्जाम में भी पूछा गया है कि मतलब कि कुछ कथन है, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डफरिन की। तो डफरिन ने क्या बोला था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। जैसे अभी हमने देखा कि जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने केवल भाग लिया था। तो वही इन्होंने उसी को स्टेटमेंट के तौर पे दिया कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यानी बहुत कम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फिरोज शाह मेहता ने क्या बोला कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की अभी हमने देखा कांग्रेस में बहुत कम प्रतिनिधित्व था उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है 72 प्रतिनिधित्व बहुत कम जनसंख्या थी। तो उसके उस बिहाफ पे फिरोज शाह मेहता ने बोला कि जो कांग्रेस की आवाज है ये पूरी जनता की आवाज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो साल में एक बार होता था, वो भी दिसंबर के महीने में। तो उसी के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि हमें जो है आजादी चाहिए तो हम जो है अगर साल में एक बार टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक बार हम अधिवेशन करेंगे तो ऐसे हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जिन्ना ने बोला कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। देन हम बात करते हैं अरविंद घोष की स्टेटमेंट की। अरविंद घोष ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी के स्टेटमेंट की। तो महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी ने आजादी के बाद 1947 के बाद जो है बोला था कि जो है अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और उसके बाद डफरिन की बात करें तो कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये 2 स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी और डफरिन की, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन की। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पे हम वो कांग्रेस अधिवेशंस को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो 50 प्लस कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो और ना ही हम उतना याद रख सकते हैं और ना ही वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए जो जरूरी है हम वो यहाँ पे याद करेंगे और जिससे हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 1885 की। तो इस समय हमने देखा था 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। तो कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो वो पहला अधिवेशन भी हुआ था। तो ये 1885 और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सीक्वेंस है 1885, 1886, 1887 और 1888, ये सीक्वेंस है। 1885 की बात करें तो ये मुंबई में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो अध्यक्षता करते हैं और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी याद रखिएगा कि पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। किसने अध्यक्षता की? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हें डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन होता है वो 1886 में, कहाँ पे? कोलकाता में होता है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और उसके बाद बात करते हैं 1887 की, तो ये कहाँ पे होता है? ये मद्रास में होता है और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने कहाँ का मतलब कौन सा अधिवेशन किया था? 1887 का मद्रास वाला जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वो उन्होंने किया था। उसके मतलब ये अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद बात करते हैं 1888 में, उसमें इलाहाबाद में हुआ था ये अधिवेशन और इसके जॉर्ज यूले जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और ये प्रथम अंग्रेज या गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम जो है गैर भारतीय या अंग्रेज जो है अध्यक्ष किस अधिवेशन में थे? तो ये 1885 के इलाहाबाद अधिवेशन में थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं मतलब डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, ये हिंदू थे। दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे और बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम थे और ये यूरोपीय थे, जॉर्ज यूले। तो यहाँ पे कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि हम किसी धर्म या जाति को नहीं बिलोंग करते हैं, हम पूरे भारत की पार्टी है, मतलब पूरे भारत का जो है एक दल है। तो इसलिए उन्होंने हर अधिवेशन में हर धर्म के जो है लोग को अध्यक्ष बनाया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके स्थान की, तो हम इसको मैप में समझते हैं थोड़ा सा। तो मैप में हम देखेंगे जो पहला अधिवेशन है इन्होंने मुंबई में किया, उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन है इन्होंने कोलकाता में किया और तीसरा मद्रास में और उसके बाद इलाहाबाद में। तो इन्होंने पहले कहाँ पे? वेस्ट में किया, फिर इधर ये ईस्ट में और इधर साउथ और इधर नॉर्थ में किया। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं मतलब कि जो कांग्रेस है वो किसी क्षेत्र की क्षेत्रीय दल की पार्टी नहीं है, वो पूरे भारत की पार्टी है, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जो है इन्होंने हर जगह मतलब कि जो अधिवेशन है हर साल जो है अलग अलग जगह पे रखा। तो ये यहाँ से हमें समझ में आता है। तो आई होप आपको ये 4 अधिवेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे के महत्वपूर्ण अधिवेशन की। उसके बाद आता है 1896 और ये दोनों आप साथ में याद रखिएगा, 1896 और 1911 मतलब 1911 और 1896, ये दोनों साथ में याद रखना है। इसमें क्या होता है कि 1896 ये कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है और साथ में जो 1911 वाला होता है ये भी कोलकाता में अधिवेशन होता है। मोस्टली जो अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के वो कहाँ पे हुए हैं? कलकत्ता में हुए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो 1896 का भी कोलकाता, 1911 का भी कोलकाता में होता है और इसके जो 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसकी जो खास बात है इस अधिवेशन की, उसमें क्या है? पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये 1896 की अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह
सयानी ने किया था और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। वहीं बात करते हैं 1911 की, तो 1911 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था और पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रगान पहली बार गाया था किसमें, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और किसने अध्यक्षता की थी, बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद हम इन तीनों को साथ में याद रखेंगे, 1905, 1906 और 1907। तो ये हमें तीनों ये सीक्वेंस से हैं और इन्हें सीक्वेंस से ही हमें याद रखना है। अब 1905 की बात करते हैं, तो 1905 के समय क्या होता है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है। तो बंगाल के विभाजन के टाइम जो है, विभाजन के जब बाद में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, ये वाराणसी में होता है और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ये बंगाल विभाजन की आलोचना इसमें की जाती है। तो आप याद रखिएगा, 1905 का वाराणसी में होता है और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है और ये बंगाल विभाजन के तुरंत बाद ये अधिवेशन होता है। उसके बाद आता है 1906। 1906 भी कहाँ पे होता है, कोलकाता में होता है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और ये सबसे पहली बार जो है इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया था, तो वो था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद आता है 1907, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1907 का सूरत अधिवेशन। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सेम साउंड आ रहा है, सात और सूरत। तो 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने और इसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। और गरम दल और नरम दल को मैंने जो है इसके सेपरेट वीडियो में एक जो है राष्ट्रीय आंदोलन का था, तो उसमें मैंने समझाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिएगा। उसमें क्या है कि ये जो गरम दल थे और नरम दल में ये डिफरेंस था कि गरम दल कह रहे थे कि भाई हिंसा से ही हमें लड़के ही अंग्रेजों से मिलेगी आजादी, और वही जगह नरम दल है वो कह रहे थे नहीं, हमें अहिंसा का भाव अपनाना है और आराम आराम से जो है चीजें हमें ब्रिटिशर्स के सामने रखनी है अपनी प्रॉब्लम्स को। तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी मतभेद होता है और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष जी। तो ये याद रखिएगा। अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1896 का कोलकाता अधिवेशन, मतलब 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। वंदे मातरम पहली बार गाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1911 का। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की और राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। उसके बाद आता है 1905। 1905 में वाराणसी में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है। उसके बाद आता है 1906। 1906 भी कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी करते हैं और स्वराज शब्द का पहली बार यहाँ पे प्रयोग होता है। उसके बाद आता है 1907। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन होता है और रास बिहारी घोष जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। तो ये था, ये सारे अधिवेशन आपको याद रखने हैं। अब वर्ष आता है 1916। 1916 में लखनऊ में ये अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तो लखनऊ का ये जो अधिवेशन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो 1916 में होता है ये लखनऊ अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसकी जो विशेषता है इस अधिवेशन की, तो जो क्या होता है कि जो नरम दल और गरम दल, अभी हमने देखा कि जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था उसमें गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं, लेकिन जो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है इसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है, मतलब दोनों लोग जो है इसमें मिल जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। तो मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, 1906 में उन मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उसको जो है कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी
अध्यक्षता करते हैं। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, फिर से देखते हैं। नरम दल और गरम दल दोनों का एकीकरण होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है। उसके बाद आता है 1917। 1917 जो है ये कहाँ पे होता है, ये भी कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो अभी तक जितने भी अधिवेशन होते हैं 1885 से 1916 तक, अभी तक कोई भी महिला जो है इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अब जो है 1917 में 1917 का जो साल आता है, इसकी जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें पहली बार कोई महिला ने अध्यक्षता की थी और उनका नाम क्या था, एनी बेसेंट। और ये जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इसके साथ हमें 1925 वाला भी याद रखना है। 1925 में कानपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती हैं और ये भारतीय महिला अध्यक्ष रहती हैं। तो यहाँ पे 2 कंफ्यूजन, मतलब यहाँ पे एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है क्योंकि ये 2 पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाती है कि जब प्रथम महिला अध्यक्ष केवल पूछता है तब एनी बेसेंट होंगी, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछ लेता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू होंगी। तो ये 2 फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये जो 1917 में होता है कोलकाता में, एनी बेसेंट जिसकी अध्यक्षता करती हैं, और ये 1925 में होता है कानपुर में होता है और सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती है कांग्रेस अधिवेशन की। उसके बाद बात करते हैं 1924, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेलगांव में होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। जबकि महात्मा गांधी जी ने मतलब 1885 से लेके जो 1947 तक जो है, जब तक आजादी नहीं मिल जाती है तब तक कांग्रेस में कोई भी अधिवेशन नहीं रहा है जिसका जो है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की हो, ये वाला बेलगांव अधिवेशन को छोड़ के। तो एकमात्र अधिवेशन है 1924 जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन, ये बेलगांव में हुआ था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी इसके जो है अध्यक्ष बने थे। उसके बाद बात करते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहाँ पड़ता है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज की मांग की थी, मतलब कि जो है पूरी तरीके से हमें स्वतंत्र करिए ब्रिटिशर से, ये इन्होंने इस अधिवेशन में मांग रखी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। 1929 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो एक बार हम फिर से इसको सारा रिवाइज करते हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, नरम दल और गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं, ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1924 का बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष जो है गांधी जी बने थे। उसके बाद आता है 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं और ये भारतीय महिला अध्यक्ष रहती है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। उसके बाद आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन और जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। नेक्स्ट हम अधिवेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1931 में कराची। कराची भी कहाँ है, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं और ये मौलिक अधिकार यहाँ पे पारित करते हैं, मतलब मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है यहाँ पे पारित होता है। तो ये याद रखिएगा। अभी तक हमने 2 अधिवेशन पढ़ लिए जो कहाँ पे हो रहा है, अभी वर्तमान पाकिस्तान के लोकेशन में पढ़ रहा है। कौन सा, एक तो 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, कराची 1931 का अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे हैं और मौलिक अधिकार जो है प्रस्ताव यहाँ पे पारित हो रहा है। तो ये 2 अधिवेशन हमने याद कर लिए। उसके बाद आता है 1937 का फैजपुर अधिवेशन और फैजपुर ये कहाँ पड़ता है, फैजपुर ये यूपी में पड़ता है। यूपी के फैजपुर में ये जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े हैं
वो कहाँ पे हो रहा है? वो जो है भारत के बड़े-बड़े शहरों में हो रहे हैं। लेकिन ये जो एकमात्र अधिवेशन है ये फैज़पुर, ये यूपी के फैज़पुर मतलब ये गाँव में हो रहा है। ये गाँव में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार जो है गाँव में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। तो फैज़पुर यूपी में पड़ता है, 1937 में होता है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की। तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो फिर से देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का इसमें गठन किया जाता है। उसके बाद आता है 1938 के बाद तुरंत एक साल बाद 1939, उसमें क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, ये त्रिपुरी में होता है और इसकी अध्यक्षता तो पहले सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कि पहले जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है अध्यक्षता की, उसके बाद उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और राजेंद्र प्रसाद जी ने इसके फिर अध्यक्षता की थी त्रिपुरी जो अधिवेशन 1939 में हुआ था। तो इसकी बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी जो है दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि 1938 में हरिपुरा में जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद जो 1939 का त्रिपुरी वाला अधिवेशन आता है कांग्रेस का, तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जो है एक गर्म दल के नेता थे और महात्मा गांधी जो है नरम दल के नेता थे। और जो है अगर कोई भी मतलब महात्मा गांधी जी जानते थे अगर कोई भी हिंसा जो है अगर कांग्रेस के अंदर होती है तो ब्रिटिशर्स जो है कांग्रेस को मतलब कांग्रेस जैसी संस्था को समाप्त कर देंगे। और तब तक कांग्रेस में काफी बड़े बड़े लीडर्स जुड़ चुके थे और कांग्रेस काफी आगे जा चुकी थी, बहुत बड़ी संस्था के तौर पे जानी जाती थी। तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्ष बनने के विरुद्ध में थे, मतलब विपक्ष में थे। तो क्या होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी अपना एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं जिनका नाम क्या रहता है, पट्टाभी सीतारमैया। इन दोनों के बीच में मतदान होता है, मतलब वोटिंग होती है सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी उनको समझाते हैं कि हमें जो है अगर आपको गरम दल कर रखना है, मतलब कि आपको अगर हिंसा के तौर पे चीजें करनी है तो आप अपनी अलग एक सेपरेट पार्टी बनाइए, मतलब संस्था बनाइए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज का में जुड़ते हैं, उसको मतलब उसको लीड करते हैं और इधर जो है यहाँ पे वो त्याग पत्र दे देते हैं, कांग्रेस में वो त्याग पत्र दे देते हैं और महात्मा गांधी जी के विचारों से वो सहमत हो जाते हैं और यहाँ पे त्याग पत्र दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। और उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की। उसके बाद आता है वर्ष 1940। 1940 में रामगढ़ में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी करते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप ये फैक्ट याद रखिएगा, ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे। तो सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है 1946 का, मेरठ में जो है इसका अधिवेशन होता है। 1946 मतलब आजादी से जस्ट 1 साल पहले, और इसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी जी करते हैं और आजादी के समय यही जो है अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के। तो याद रखिएगा 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पे, मेरठ में होता है। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी जी करते हैं और ये आजादी के समय जो है अध्यक्ष रहते हैं JB कृपलानी जी। तो ये थे कांग्रेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन जहां से क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।